आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन। आपको बता दें कि चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में कई सवालों का जवाब जानना लाजमी है और इसी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम है खेमचंद शर्मा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। आपने गांव से पढ़ाई की है और कई मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर चुके हैं, फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ आ गए। आखिर क्या वजह रही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की? धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था देश की सेवा, देश के लिए कंट्रीब्यूशन, गिव इट बैक। हम लोग गांव से आते हैं और हम लोग ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, तो सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब हमने पढ़ाई की तो सरकार का सहयोग मिला, कभी बीमार हुए तो सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे। और गांव देहात में जो मदद भी होती है, सड़क बनती है, जो भी काम होते हैं वो सरकार की मदद से होते हैं। तो हम लोगों के दिल में या मन में एक चीज़ थी कि जब हम लोग कैपेबल हो जाएंगे, बड़े होंगे, तो सिस्टम में मदद करेंगे। दिल्ली आए, दिल्ली में स्ट्रगल की, एमएससीज में काम किया, एमएससीज में काम करते हुए बहुत कुछ सीखा। सिस्टम में गए, सिस्टम में जाने के बाद फाइनेंशियली भी हम लोग स्टेबल हुए। फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद हम लोगों ने अपने जैसे जो गांव में लोग रहते हैं, पर्टिकुलरली लैंग्वेज की वजह से वो जो कुछ नहीं कर पाते, इंटेलिजेंट होते हैं गांव के लोग, मैंने खुद देखा है। मैथ में मेरे से भी 100 टाइम ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से, विश्वास की वजह से या फिर उनको कोई सहयोग नहीं मिल पाया तो आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैंने कोशिश भी की कि अपने जैसे लोगों को मदद करें, अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाएं। तो आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? पर्सनल कैपेसिटी में तो एक लिमिट होती है, तो हमें कोई सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए, कोई ऐसा पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ से हमें मदद मिल सकती है, सीख मिल सकती है, इंस्पायरेशन मिल सकती है, या वहाँ जाके हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने 2009 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और ऐसा नहीं था कि फॉर्मली जाके किसी रैली वगैरह के माध्यम से। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना डिसाइड किया था। एक वेबसाइट बनी, उसमें वॉलंटियर को एनरोलमेंट किया, तो मैंने भी एज ए वॉलंटियर एनरोल किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सभी से पूछा कि आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने जैसे युवाओं को एम्पावर करना चाहता हूँ, अपलिफ्ट करना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली जो गांव से आते हैं उनको और मौके मिलें। वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से या कुछ मेंटरिंग की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर उनको प्रॉपर मेंटरिंग मिले, लैंग्वेज बेटर करने के लिए उनको साधन मिले, तो बहुत कुछ कर सकते हैं सिस्टम में। तो उन लोगों ने आउटरीचिंग एक टीम थी, उसमें मेरे को रखा और 2009 में बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे मैंने लगभग 2 महीने सहयोग किया। उसके बाद खट्टर साहब, जो अभी वर्तमान में अभी कुछ समय पहले तक सीएम थे हरियाणा के और अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ 2009 में हरियाणा इलेक्शन में काम किया। फरीदाबाद रीजन में यंग प्रोफेशनल्स को साथ में लेके, जो मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी तरह काम करते थे, ऐसे 12-13 लोगों की टीम थी। और धीरे धीरे मैं अपना काम करता रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने एक चीज़ बोली कि अपना काम नहीं छोड़ना है, काम करते हुए आपको सहयोग करना है और अपने जैसे लोगों को इंकरेज भी करना है कि काम करते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सिस्टम में सहयोग करना है और अपने जैसे लोगों को एम्पावर करना है। जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी पहली पार्टी थी जो आपने ज्वाइन की थी, इससे पहले किसी और पार्टी में इंटरेस्ट रहा हो आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है, क्योंकि हम लोग रिलीजियस जगह से आते हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे काम किए जो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। और पार्टियों ने वहाँ पे मथुरा को इग्नोर किया, बरसाना को इग्नोर किया, हमारे ग्रामीण एरिया को इग्नोर किया, हमारी संस्कृति को इग्नोर किया, हमारी हिस्ट्री को इग्नोर किया, और कोई भी उनके पास विजन नहीं था। तो इसीलिए मन में कहीं ना कहीं बचपन से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान था। तो जब मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन किया। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार से भी कोई पॉलिटिक्स में ताल्लुक़ रखते हैं या आपके गांव से, और इसके बाद जब आपने पॉलिटिक्स में आने का सोचा तो परिवार की तरफ से किस तरह का जो है सहयोग आपको मिला? देखिए, मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक पॉलिटिक्स में नहीं है। हाँ, मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो ज़रूर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें इन्वॉल्व थे। वो सरपंच रहे, लंबे समय तक पटवारी रहे, और वहाँ पे जो कॉर्पोरेट बैंक हैं जो हमारे ब्लॉक लेवल पे, इवन हमारी जो तहसील लेवल पे थी, उनके चेयरमैन रहे और उनका उन्होंने निर्माण भी कराया और आज भी उनका नाम पत्थर पे है। लेकिन एक एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरे परिवार में कोई नहीं रहा। हम बैकग्राउंड से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। मेरे फादर प्रीस्ट हैं टेम्पल में। तो हाँ, जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी तो उनका 50-50 सहयोग था। कई बार वो कहते थे तुम समय बर्बाद कर रहे हो, अपने जॉब पे, अपने काम पे ध्यान दो, और अगर तुम्हें जॉब के बाद कुछ समय मिलता है तो कुछ पढ़ो लिखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, यहाँ पे तो समय बर्बाद होगा। कई लोगों को हमने देखा है। लेकिन कभी कभी फादर ये कहते थे नहीं, आप यहाँ पे जाओगे तो डिसिप्लिन सीखोगे, लर्न करोगे, और कैसे मेहनत करके दूसरों की सेवा की जाती है, कैसे गिव इट बैक दिया जाता है समाज को, वो सीखोगे।
तो फैमिली कॉशियस थी, और कॉशियस होना स्वाभाविक है क्योंकि हम गांव से आते हैं, एक आम परिवार से आते हैं, और आम परिवार में सबसे पहले करियर होता है। तो ईश्वर की कृपा से और अपने परिवार के जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद से करियर भी सही से चलता रहा, और सिस्टम में जुड़ के बहुत कुछ सीखा, और कई लोगों की अपनी लिमिट में सहायता भी कर पाए, मार्गदर्शन भी कर पाए और मेंटरिंग भी कर पाए। तो कुल मिला के मतलब ये समझें कि आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर चुके हैं बीजेपी में और काफ़ी खुश भी हैं काम करके। और ये एक सवाल आपके गांव से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि आपकी पढ़ाई भी गांव से हुई है और कई सारे वहाँ पे टैलेंटेड बच्चे होते हैं लेकिन निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है बच्चे लैंग्वेज को लेकर। तो क्या लगता है कि, और वैसे अगर आपको बताएं कि कई सारे बहुत अच्छे अच्छे पद पर हैं जो गाँव से पढ़ाई करके निकले हुए हैं, लेकिन आखिर दिक्कत कहाँ आ जाती है, कमी कहाँ रह जाती है? और आपके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने से डरते हैं, तो क्या लगता है कि जो गांव में पढ़ाई होती है लोग आखिर उस पर अब विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, पिछले कुछ समय में पर्टिकुलरली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम पढ़ते थे, जब हम स्कूल में पढ़े वो 90s का दौर था, लेट 90s का दौर था। उस समय बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल होते भी नहीं थे, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सुविधाएं कम थी लेकिन टीचर बहुत सिंसियर थे। आज भी हमारे जो पुराने टीचर मिलते हैं तो वो इस तरीके से हेडेक लेते थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कर्ज हम लोगों से ले रखा है, और स्कूल में भी पढ़ाते थे, सुबह भी आ जाओ शाम को भी आ जाओ, हेडेक लेके वो लोग मेहनत किया करते। तो एक दौर था, नैतिकता का दौर था, उसमें स्टूडेंट्स की भी नैतिकता थी और टीचर्स की भी थी। फिर एक कमर्शियल दौर आया, लेकिन वर्तमान सरकार, मैं देखता हूँ कि जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो गरीब के बेटे हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और मेरी तरह ही एक, जैसे मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, जिस तरीके से एक आम परिवार, एक आम गांव से मैं आता हूं, उन्होंने मेरे से भी ज़्यादा गरीबी देखी है और उस तरीके की विषम परिस्थितियां देखी। तो उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिए रास्ते ढूंढे, और उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम जो सरकारी स्कूल हैं उनको इतना एम्पावर करेंगे कि वो स्कूल इवन प्राइवेट स्कूल के लिए भी एक रोल मॉडल हों, और उस पर काम चल रहा है। और ऐसे लाखों की संख्या में स्कूल हैं जिनको ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिनको आधुनिक बनाया गया है, जिनमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का यूज हो रहा है, जहाँ की बिल्डिंग को भी आधुनिक किया गया है। पहले हम जब पढ़ते थे पंखा भी नहीं होता था, तो अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इवन पंखे और लैब वगैरह में AC तक इंस्टॉल करने का काम किया है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो गरीब है, आम परिवार है, आने वाले समय में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो एक सपना है और जो उनका एक रोड मैप है, उसके आधार पे सरकारी स्कूल में पढ़ा पाएगा, और सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। खेमचंद जी, अभी हाल ही में पहले चरण के चुनाव हुए हैं 102 सीटों पर, और 2019 में बीजेपी को 40 सीटें हासिल हुई थी पहले चरण की वोटिंग पर। तो इस बार जो रेशो, जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है, बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम होने के चांसेस जो है वो सर्वे रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी अपनी सीट की जो भरपाई है वो किस तरह से बढ़ा पाएगी? देखिए, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, और आज देश में बड़ी संख्या में सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं, और मैं अपना सर्वे आपको बता सकता हूँ। मैं हज़ारों लोगों के संपर्क में हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स के, सबके सब ये कहते हैं कि आने वाले समय में जो विषम परिस्थिति हैं, अगर उसमें से हमें गुजरना है और उसमें सक्सेसफुल होकर हमें निकलना है, तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उसमें हमें सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। आज विषम परिस्थिति है, पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति है, पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से प्राकृतिक आपदा हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंज हैं, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, और इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनके मैन्युफैक्चर भारत में आ रहे हैं, तो इस सरकार की वजह से आ रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हमें और बेटर तरीके से करना है तो ये सरकार का साथ देना है। तो जब ये वर्किंग प्रोफेशनल मेरी तरह जो गांव से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं, छोटे टाउन से आते हैं, उनके अंदर ये फीलिंग है, वो फीलिंग हमारे गांव में जाती है। हम अपने गांव में अपने मित्रों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, या जो हमारी ग्रांड फैमिली उनके साथ शेयर करते हैं। तो मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि हमारी सीटें, मीन्स भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो NDA लड़ रहा है उसकी सीटें कम नहीं होने वाली, बढ़ने वाली हैं। अब मैं आपको लॉजिकल बताता हूँ कि इसमें साउथ की बहुत सीटें थी, तमिलनाडु की सीटें थी। तमिलनाडु में इस समय NDA का ज़बरदस्त आप देखेंगे वहाँ पे रुझान है, और NDA इस समय वहाँ पे डबल डिजिट से कम सीटें लाने वाला नहीं है। और डबल डिजिट का मतलब वो सीटें 15 से 20 सीटें भी हो सकती हैं। और फिर उसके बाद बंगाल में देखिए, बंगाल में भी ज़बरदस्त NDA की लहर है। दीदी को इसीलिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलनी पड़ी जो पहले वो कभी नहीं बोलती थी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इस समय डरी हुई हैं। उनको पता है कि उनका जो आधार है वो जो ख़त्म होता जा रहा है, और NDA वहाँ पे बढ़ रहा है हर जगह। उत्तराखंड, UP, तो आई कैन से कि भाई कम नहीं हो रही हैं, बढ़ने वाली हैं।
और बढ़ने वाली भी सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली हैं। इस बार विपक्ष जो है वो कई तरह के मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर महंगाई हो, और बीजेपी को इन कई तरह के मुद्दों में घेर रहा है। तो बीजेपी किस तरह से इस चीज़ को पूरा कर पाएगी, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि विपक्ष महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, और करोड़ों की संख्या में लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो मैं अगर अपने सेक्टर से एनालाइज करूं तो भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार रही है उसमें सर्विस सेक्टर एम्पावर हुआ है, मजबूत हुआ है। और हम जैसे लोगों को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रीस्किल, अपस्किल और कंटिन्यूसली स्किल डेवलपमेंट का जो योजना बनाई है, स्किल डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। हम लोगों ने देखा है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्यूचरिस्टिक भी हैं। उन्होंने इस बजट में ये प्रावधान किया कि रिसर्च लैब बने जहाँ पे एआई पे काम हो, रिसर्च लैब बने जहाँ पे रोबोटिक पे काम हो, रिसर्च लैब बने जहाँ पे बिग डेटा पे काम हो, क्योंकि आने वाली जो समय, जो आने वाली इंडस्ट्री है, वहाँ पे एआई पे काम होगा, रोबोटिक पे काम होगा, बिग डेटा पे काम होगा, आईओटी पे काम होगा। तो इनकी रिसर्च लैब बन रही हैं और उसका फ़ायदा हमारे युवाओं को हो रहा है। हमारे युवा एडवांस में उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों से जब हम फ्यूचर के लिए रेडी हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने वाली है, कम नहीं मिलने वाली। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था चुनाव से पहले, तो उसमें युवाओं के लिए, नौकरी के लिए जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। पिछले बार के मुताबिक कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया था बीजेपी ने, इस बार नहीं है। और विपक्ष भी इस तरह का जो आरोप है वो लगा रहा है कि रोजगार की बात जो है इस बार मैनिफेस्टो में बीजेपी नहीं की है। देखिए, मैं खुद पिछले 18-19 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो आज काम के और नौकरी के स्वरूप बदल गए हैं। पहले हम काम करते थे कि ऑफिस में जाना है, बैठ के काम करना है। अब रिमोटली काम होता है, अब डिस्कनेक्टली काम होता है। और जो टेक्नोलॉजी के जो माध्यम से काम होते हैं, आदमी काम कर भी रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो दिमाग से सोच रहा है। उसको जो फिजिकली उतारना है वो तो 2 घंटे का काम है, लेकिन 5-6 घंटे सोचने का काम है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया है। आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक है। मैं अपने गांव जाता हूं, वहां से वर्क फ्रॉम होम रिमोटली बहुत अच्छे तरीके से कर पाता हूं। आप लोगों के साथ मिलकर डिबेट भी अच्छे तरीके से कर पाता हूं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। हम 5G अपनी इंडिजीनियस 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। पूरे देश में ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो रही है। तो इससे बहुत बड़ी संख्या में हमारे को काम मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अभी स्मार्ट होम आ जाएंगे, आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। आप पूरे जितने भी अप्लायंसेज घर में हैं सब रिमोटली आप चला सकते हो, बंद कर सकते हो, आप सर्विलेंस कर सकते हो, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कर सकते हो। इवन आपने देखा होगा फार्मिंग सेक्टर में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी बहुत सारी बहनों को ट्रेनिंग दी कि वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती में योगदान दे सकें, खेती में बढ़ावा दे सकें। और ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंटरप्रेन्योर बनाने का काम कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक जॉब के लिए हमारे देशवासियों को रेडी कर रहे हैं। और वो कह नहीं रहे लेकिन कर रहे हैं। बस वहीं जो ट्रेडिशनल वर्क हैं, जो ट्रेडिशनल काम धंधे हैं, उसमें विश्वकर्मा योजना के तहत जिनके पास हाथ का हुनर है उनको इक्विपमेंट देने का काम कर रहे हैं। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, जाओ बैंक से बिना गारंटी के आपको इक्विपमेंट मिलेगा। एनडीए के साथ मिलकर 400 पार का नारा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इस बार 400 पार पहुंचेगी और अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। लेकिन खेमचंद जी, आपसे ये जानना चाहूँगी, ऐसी वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है? सबसे पहले तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4 लक्ष्य अपने लिए उन्होंने निर्धारित किए हैं। एक, एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स, एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। तो युवा सबसे पहले, तो युवाओं को रीस्किल किया जा रहा है, अपस्किल किया जा रहा है, फ्यूचर जॉब के लिए तैयार किया जा रहा है। उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है कि वो स्टार्टअप तैयार करनी है तो उनको बिना हैसल के सारे अप्रूवल्स मिलेंगे, उनको लोन मिलेगी, बैंक से सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंस मिलेगा। वो प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो गवर्नमेंट उनको R&D के लिए अलग से 1 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें से उनको सहयोग करेगी कि आप अपना R&D करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए और उसको देश के विकास में आप शेयर करिए। दूसरा, युवाओं को जो काम धंधे, ट्रेडिशनल काम धंधे हैं, उसके लिए मुद्रा लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। पहले 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जाता था, अब 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। वो अपने ट्रेडिशनल काम धंधों को और मजबूत कर सकते हैं। वहीं स्वनिधि योजना के माध्यम से जो रेडी पटरी वाले, गाँव देहात में जो छोटे काम करने वाले हमारे युवा हैं, वो अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। 10 से 50 हज़ार रुपये तक का लोन उनको दिया जाएगा। फार्मिंग सेक्टर में एंटरप्रेन्योर बनाने का काम ये सरकार कर रही है, बहुत फोकस तौर पे कर रही है। कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं?
आप स्टॉकिंग का काम कर सकते हैं, आप प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, आप प्रोसेसिंग के बाद उसको इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो अब ये नहीं कि अब किसान ने आलू बनाया तो आलू को प्रोसेस करके जो चिप बनती है तो चिप का रेट अलग होता है। तो अब गाँव में ही आलू को प्रोसेस करके चिप बनाई जा सकती है, तो चिप जो अनब्रांडेड है उसको भी बेचा जा सकता है। उसके लिए हम लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से ऐसा मार्केट प्रोवाइड करने का काम किया है कि जो किसान की उपज है, किसान का जो प्रोडक्ट है या फिर हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर का जो प्रोडक्ट है पूरे विश्व में प्रदर्शित किया जा सके या उसको मार्केट उपलब्ध किया जा सके। तो एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा किया है जिसमें गाँव में जिनके पास खेती नहीं है वो भिन्न भिन्न प्रकार के काम करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कोई मछली पालन कर सकता है, कोई दूध का काम कर सकता है, कोई भेड़ बकरी का काम कर सकता है। बहुत सारे गांव में ऐसे काम हैं जिनको शहर में आने की ज़रूरत नहीं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में शहरों से रीमाइग्रेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का फोकस है किसान को मजबूत करना। आज किसान की इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए पीएम किसान के माध्यम से लगातार वो मदद दे रहे हैं। मैं गाँव से आता हूँ, 6,000 रुपये काफ़ी होता है छोटे किसान के लिए। उसकी जुताई हो जाती है, बुवाई हो जाती है, कटाई हो जाती है, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। आज जो फ्री में राशन मिलता है, गांव में जो बिना खेती वाले मजदूर होते हैं या किसान होते हैं, उनका दिसंबर जनवरी में अनाज ख़त्म हो जाता था। उनके बच्चे एक चाक मेरे साथ स्कूल में जो पढ़ते थे वो बेचारे रोटी नहीं ले जा पाते थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए होता ही नहीं था। दिन में एक बार रोटी मिल गई तो बहुत है। और फिर उनको जो अमीर लोग हैं उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ता था और सवाई 1.5 गुने पे अनाज लेना पड़ता था। मतलब कि बैसाख में गेहूँ आता है, आप 1 मन गेहूँ लिया है तो आपको 1.25 मन वापस करना पड़ेगा, 1.5 मन वापस करना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि ऐसे लोगों के पास बोरे भर के अनाज घर में रखे हुए हैं। जब आपने किसान का मुद्दा उठाया और ऐसे में किसानों के लिए बात करती है लगातार बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन आरोप लगा रही है, कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो एमएसपी को लेके आएंगे, एमएसपी कानून को लेके आएंगे। लेकिन वहीं पर ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की सुन नहीं रही है बीजेपी। तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए कांग्रेस 65 साल तक सत्ता में रही, क्यों एमएसपी नहीं लाई? क्यों नहीं लाई? क्योंकि उनकी नीयत नहीं थी। वो सिर्फ कहते हैं, ऐसे वो कहते थे कि गरीबी हटाएंगे। पंडित नेहरू ने बोला, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बोला, राजीव गांधी जी ने बोला, मनमोहन सिंह जी के समय में ये बोला और अब राहुल गांधी जी भी ये बोले गरीबी हटाएंगे। मोदी जी ने हटा दी। 25 करोड़ लोगों को उन्होंने जो महागरीबी है उससे बाहर निकाला है। महागरीबी का मतलब होता है कि आपके पास खाने का भी नहीं है, आपके पास रहने की सुविधा नहीं है, बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं वो आपके पास नहीं है। वो सारी एम्यूनिटीज़ आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दे रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत दे रहे हैं, 32 करोड़ से ज़्यादा कार्ड बने हैं, 7 करोड़ के आसपास लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन का लाभ लिया है। पीएम किसान के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। किसान को जुताई बुवाई के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। अगर फसल खराब हो जाती है तो फसल बीमा दे रहे हैं। घर में टॉयलेट बनाने का काम किया है, नल से जल देने का काम किया है, फ्री में राशन दे रहे हैं, किसी को भूखा नहीं सोना। सरकारी स्कूलों को एम्पावर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सकें, साइंटिस्ट बन सकें, वो भी इंजीनियर बन सकें, मेरी तरह एमएनसी में काम कर सकें, देश विदेश में भी जाके अपने गाँव का नाम रोशन कर सकें। ऐसे ही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गाँव तक सड़क बना रहे हैं और गाँव के मेरे जैसे जो छोटे गाँव से आते हैं ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम, उनको सपोर्ट देने का काम, उनको विश्वास देने का काम। मैं आपसे जो बात बोली थी, गांव में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत यूनिक स्किल्स भी होते हैं, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज की वजह से या इकोसिस्टम की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। तो वो इकोसिस्टम देने का काम, वो विश्वास देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है आप करिए। आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है उस विषय में आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। इकोसिस्टम पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं आई बिलीव इन यू, मैं आप में विश्वास रखता हूँ। कई सारी फैसिलिटी जो है वो आपने गिनवा दी है। आपसे 2 सवाल इस बीच में पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि जब इतनी सारी फैसिलिटी बीजेपी दे रही है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ 150 तक सिमट के रहने वाली है। तो इसका जवाब एक से आपसे जानना चाहूँगी। दूसरा सवाल ये कि आपने युवाओं के लिए बात करी है, तो यहाँ पर यानी कि इंडिया में स्टडी करते हैं लेकिन जॉब जो है वो बाहर जाके करते हैं, तो आखिर इसमें कब बदलाव आएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो भारत के रिसोर्सेज का उपयोग करके आगे बढ़े, उनका नाम हुआ, IIIT जैसे संस्थान या IIM जैसे संस्थान से पढ़े और विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। और उसके कई कारण थे कि जो पीछे सरकार थी वो उनको मान सम्मान नहीं दे पा रही थी या इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रही थी, सिक्योरिटी नहीं दे पा रही थी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसे आए, उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, हम आपको सम्मान देंगे, हम आपके साथ खड़े। और मैं आपको कई नाम गिना सकता हूँ। डॉक्टर अशोक अभी एम्स में काम करते हैं, वो US में थे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आह्वान पर वो यहाँ पे आए
मेरे संपर्क में ऐसे कम से कम 20 से 25 लोग हैं जो हाईली प्रोफेशनल जॉब अमेरिका में कर रहे थे, जो भारत में आए। मैं खुद, मेरे पास यूके में परमानेंट काम करने की अपॉर्चुनिटी थी। मैं SCL टेक्नोलॉजी के माध्यम से 2011 में वहाँ पे गया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि भारत में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, भारत में ज़्यादा अच्छे मौके हैं। मैंने वहाँ की परमानेंट अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने की बजाय वहाँ टेम्प्रेरी गया और भारत में वापस आया। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विश्वास है वो युवाओं को रिवर्स माइग्रेशन के लिए बहुत सारे युवाओं को इंकरेज कर रहा है, और इंकरेज करते हुए ये रिजल्ट ज़मीन पर भी दिख रहे हैं। बहुत सारे युवा जो हाईली टेक्नोक्रेट हैं वो भारत में आ रहे हैं, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके रिसर्च सेंटर भारत में हैं, उनके हब भारत में, उनके ऑफिस यहाँ पे हैं, और वो भारत से काम करवाना चाहते हैं, भारत से मदद लेना चाहते हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि भारत एपिक सेंटर बनेगा और भारत से ही चीज़ें ड्राइव होंगी और भारत से ही चीज़ें कंट्रोल होंगी। अखिलेश जी जो कह रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा उनके बारे में। शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उनका मैक्सिमम जो टारगेट है वो सेट कर रहे हैं। वो एनडीए के बारे में बात नहीं कर रहे, इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। और वो जो टारगेट मैक्सिमम उन्होंने सेट किया है 150 का, वहाँ भी वो नहीं पहुँच पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 सीटों पे इंडिया गठबंधन सिमट जाएगा। और अखिलेश जी और राहुल जी अगले आने वाले 10 साल तक ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। हाँ, अगर वो सकारात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं, समग्र राजनीति करते हैं, सबकी राजनीति करते हैं, युवाओं की राजनीति करते हैं, ज़रूर उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेरा भी ये अनुरोध है, वो युवा हैं, अभी उनके पास मौका है कि आप अपनी अप्रोच चेंज करो, सकारात्मक हो जाओ, और सकारात्मक होते हुए मोदी जी के जो अच्छे काम है उनमें सहयोग करो। जहाँ आपको कमी लगती है वहाँ क्रिटिसाइज करो, तो आपका भी भला होगा। बीजेपी ने इस बार चुनाव को लेकर कई नए चेहरों को टिकट दिए हैं और कई पुराने चेहरों के टिकट काटे हैं, चाहे हम अश्विनी चौबे की बात करें या और कई मंत्रियों की बात करें। तो आगे क्या वजह रही है? क्या उन पर विश्वास नहीं रहा, या नए लोगों को टिकट देने की क्या वजह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहती हुई नदी है, गंगा नदी की तरह है। पानी डेली बहता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं को रोटेशन के हिसाब से जिम्मेदारियाँ बदलती रहती हैं। कभी किसी को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है, कभी किसी को चुनाव लड़ाया जाता है, कभी किसी को गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट दी जाती है, कभी किसी को लोकल स्तर पे जाके काम करने को कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये जिम्मेदारी है, कोई पद नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टेम्परेरी है। हमारे यहाँ पे कोई भी ये सोच के नहीं बैठता कि नहीं ये पोस्ट मेरे लिए परमानेंट है या मेरे बाप दादाओं का इस पर पट्टा लग गया। नहीं, मैं यहाँ पे एज अ ट्रस्टी बैठा हूँ, सेवक बैठा हूँ, चौकीदार बैठा हूँ, और जब तक संगठन कहता है तब तक बैठा हूँ। जब संगठन दूसरा काम देगा तो वो करेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सीबीआई और ईडी बीजेपी की एजेंसी है, और अब तो एक नया आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भी अब बीजेपी के अंडर आ गया है। तो इसका जवाब किस तरह से देना चाहेंगे? देखिए, हंसने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये हमने तो नहीं बनाई, और हमारे समय में ऐसा हो कि स्पेशल हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऐसा भी नहीं। स्पेशल कानून बनाया, ऐसा भी नहीं। तो जो लोग हताशा में है, निराशा में हैं, हार रहे हैं, वो बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं कि किस पे हम जिम्मेदारी डाल सकते हैं, अपना फेस बचाने के लिए हम किस पे आरोप लगा सकते हैं। तो वही वो कर रहे हैं। कभी वो ईवीएम पे करते हैं, कभी वो चुनाव आयोग पे करते हैं, कभी वो ईडी पे करते हैं, कभी वो सीबीआई पे करते हैं। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और खाने वालों से पाई पाई का हिसाब होगा। गरीब का जो पैसा है वसूल हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, केजरीवाल जी हो, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उनसे रिकवरी होगी, उनको सज़ा जरूर मिलेगी। क्योंकि मोदी जी का जो लक्ष्य है, 140 करोड़ जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनका एम्पावरमेंट है। किसी विशेष परिवार का एम्पावरमेंट नहीं है, किसी विशेष परिवार की पार्टी का एम्पावरमेंट नहीं है। पूरे देश को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। इस दिशा में अगर कोई करप्ट व्यक्ति या आरोप लगाए कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके खिलाफ जाति कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत व्यक्ति या व्यक्तिगत पार्टी जो व्यक्ति के हिसाब से चलती है, उन्होंने गलत किया है तो गलत का तो हिसाब देना पड़ेगा। देश प्रथम है, देश जरूरी है, कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है। जाते जाते खेमचंद जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि इस बार चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पर हो रहा है, मोदी की गारंटी, आखिर इसकी क्या वजह रही है, ये जानना चाहूंगी। क्योंकि कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है उसमें 76 पेजेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें 53 टाइम्स पीएम मोदी की तस्वीर है। तो आखिर क्या इस बार जो चुनाव है सिर्फ मोदी के नाम पर हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मोदी का मतलब है इस समय विचार, और वो विचार है युवाओं का एम्पावरमेंट, वो विचार है किसानों का एम्पावरमेंट,
वो विचार है महिलाओं को बराबरी का अधिकार, उनका एम्पावरमेंट। वो विचार है गरीबों का अपलिफ्टमेंट, गरीबी से निजात दिला के उनको बराबरी का अधिकार देना, उनको आगे बढ़ाना, उनको गरीबी जैसी जो एक महामारी बीमारी की तरह की एक चीज़ें होती है उससे छुटकारा दे के उनको भी अच्छा जीवन जीने की आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी देना। और वो उन्होंने दी है। 4 करोड़ घर बना के उन्होंने गरीबों को सम्मान के साथ अच्छे घर में रहने का अधिकार दिया है। सभी के घर में टॉयलेट बना के बहनों को इज्जत के साथ अपने घर में निवृत्त होने का अधिकार दिया है। नल से जल देकर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन माता बहनों को एम्पावर किया है जो 5 से 6 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए, जो घर के लिए पीने का पानी चाहिए उसके लिए मशक्कत करती थी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम किसान के माध्यम से किसानों को पैसा देके उनको किसी के सामने हाथ फैलाने से रोका है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फसल बीमा दे के किसान जो अपनी लागत लगाता था, खून पसीना लगाता था और उसके बाद प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी फसल खराब हो जाती थी, उसका कंपनसेशन दे के उसको एम्पावर किया है। युवाओं को अपस्किल, रीस्किल और आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च सेंटर्स इस्टेब्लिश करके उनको तैयार करके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको पूरे विश्व में सभी के साथ बराबरी का मौका दिया है, बराबरी के साथ काम करने का उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लक्ष्य ये है कि मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ। तो जो मोदी है वो विचार हो गया, वो व्यक्ति नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी वो एक व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम मोदी की गारंटी कहते हैं तो एक विचार है और वो विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जैसे मोदी जी जब 2019 में आए तो उस समय एक विश्वास था, उससे पहले 2014 में जब आए तो वो एक उम्मीद लेके आए थे। तो पहले उम्मीद, फिर विश्वास, अब गारंटी। उम्मीद पे खरे उतरे, विश्वास उन्होंने सभी का हासिल किया। अब जो उन्होंने गारंटी दी है कि जो हमारी एस्पायरेशन है, हमें जो विकसित बनना है, कैसे विकसित बनेंगे, उसका रोड मैप प्रस्तुत किया है। और वो रोड मैप हमें बताना ज़रूरी है। जिसकी गारंटी है तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा, जिसकी गारंटी है उसका नाम तो बताना पड़ेगा। आज मुंसिफ टीवी को सब लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप सच्ची खबर दिखाते हो, युवाओं की कहानी दिखाते हो, ऐसी कहानी दिखाते हो जिससे दूसरे लोग सीख सकते हैं। मेरे जैसे एक आम परिवार और गांव से आने वाले व्यक्ति को आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट करेंगे। वैसे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी युवाओं को अपलिफ्ट कर रहे हैं, महिलाओं को अपलिफ्ट कर रहे हैं, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है, रिजर्वेशन दिया है। हमारी माइनॉरिटी वाली बहनों को ट्रिपल तलाक जैसे जो कानून जो उनको पसंद नहीं आता था, उसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती थी, उससे निजात दिलाई है। तो उनको तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो उनका नाम तो लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए। तो चलिए खेमचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि चुनाव का जिस तरह वक्त चल रहा है और ऐसे में रिजल्ट आने का सभी को इंतजार है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हर पार्टी तो है अपनी जीत के दावे ज़रूर कर रही है, लेकिन 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और यंग आइकन के आज के शो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए शो के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।